तैयार रहिए। स्टार्ट। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की ओर से देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है। गुणवत्ता वाली शिक्षा के साथ साथ प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के लिए इस तरह की रैंकिंग का अपना महत्व है। ताज़ा रैंकिंग पर नज़र डालें तो विभिन्न राज्यों में ही उच्च रैंक में जगह बनाने वाले संस्थानों को लेकर ही असमानता है। यह भी देखा जा सकता है कि केंद्रीय सहायता प्राप्त संस्थानों के मुकाबले राज्यों के सहयोग से चलने वाले संस्थान रैंकिंग में अपेक्षाकृत पीछे हैं। यह सच है कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसी भी देश में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे शिक्षण संस्थानों की ज़रूरत महसूस की जाती है। गुणवत्ता पर निगरानी के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों की लगातार समीक्षा भी इसी जरूरत का हिस्सा है। इसीलिए रैंकिंग का यह फ्रेमवर्क बना है। इस तरह की रैंकिंग से विद्यार्थियों और अभिभावकों को तो बेहतर संस्थान के चयन का मौका मिलता ही है, उच्च रैंकिंग वाले संस्थानों को भी कई तरह के लाभ मिलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से ऐसे संस्थानों को शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता भी प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि उच्चतम रैंकिंग वाले और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अपनी पसंद के पाठ्यक्रम चलाने के लिए अधिक स्वतंत्र होते हैं। संकाय सदस्यों का पाठ्यक्रमों पर अधिक नियंत्रण होता है। साथ ही वे सार्वजनिक और बाहरी फंडिंग का भी लाभ उठा सकते हैं। इसलिए उच्च शिक्षण संस्थानों में इस बात की होड़ होती है कि वे इस रैंकिंग में अच्छा स्थान प्राप्त करें। रैंकिंग पर नज़र डालें तो साफ दिखता है कि बेहतर उच्च शिक्षण संस्थानों के मामले में राज्यों में बहुत ही असमानता है। हालत यह है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का एक भी विश्वविद्यालय शीर्ष 100 में शामिल नहीं हो पाया है। हाँ, राजस्थान के 3 विश्वविद्यालयों ने इसमें जरूर जगह बनाई है। समग्र श्रेणी में राजस्थान के 4 उच्च शिक्षण संस्थानों ने जगह बनाई है, जबकि मध्य प्रदेश के 2 संस्थान इसमें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का कोई भी संस्थान इसमें जगह नहीं बना पाया। दूसरे कई राज्यों में भी असमानता कम नहीं पैरा। राज्यों के उच्च शिक्षण संस्थानों को भी ज़्यादा संसाधन देने होंगे। कमोबेश हर राज्य में कम से कम एक शिक्षण संस्थान ऐसा होना ही चाहिए जो उच्च शिक्षा क्षेत्र में बेहतर रैंकिंग पाने में कामयाब हो जाए। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग और रेटिंग ढांचे में शामिल करना चाहिए ताकि संस्थानों की गुणवत्ता के बारे में छात्रों को सही जानकारी मिल सके। पैरा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना की जा रही है। सवाल यह है कि क्या विकसित राष्ट्र का अर्थ मात्र आर्थिक प्रगति ही है? आर्थिक आंकड़े तो संख्या मात्र हैं, किंतु वास्तविकता में विकास की अवधारणा इससे बहुत अधिक व्यापक है। अर्थव्यवस्था के पश्चात विकास पथ को प्राप्त करने के लिए आधारभूत संरचना के नाम पर सड़क, बिजली, पानी आदि को विस्तारित करने की परियोजनाओं पर कार्य किया जाता है। विकसित राष्ट्र तब तक सार्थक नहीं है जब तक प्रत्येक नागरिक इस विकास की धारा में स्वयं को अभिन्न अंग मानते हुए अपना योगदान न दे। जैसे स्वास्थ्य की परिभाषा में व्यक्ति की शारीरिक के साथ मानसिक एवं सामाजिक कुशलता को भी स्थान दिया गया है, इसी प्रकार विकसित राष्ट्र की संकल्पना
में व्यक्ति या समाज, अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना एवं पर्यावरण सभी का समेकित रूप से विकसित होना जरूरी है। इनमें से एक भी अवयव के कमजोर होने पर विकास अधूरा रह जाता है। व्यक्ति एवं समाज के निर्माण के बिना विकसित संसाधनों का उपभोग भी सीमित ही रह जाएगा। वर्तमान संदर्भ में सारा ध्यान व्यक्ति और समाज निर्माण के अतिरिक्त अन्य समस्त पहलुओं पर केंद्रित है। माना जाता है कि शिक्षण संस्थानों के माध्यम से व्यक्ति और समाज का निर्माण और विकास हो जाएगा, लेकिन दैनंदिन के जीवन में शिक्षा के विकृत स्वरूप को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। वैसे भी ऐसे शिक्षण संस्थानों से यह अपेक्षा करना ही अतिशयोक्ति है जो कोचिंग और ट्यूशन के भरोसे लक्ष्य प्राप्ति की कामना करते हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से पहल की गई है कि शिक्षा अपने सही मायने में व्यक्तित्व का विकास करे ताकि बेहतर और उत्तरदायी समाज का निर्माण हो सके। केवल अधिकारों के प्रति रुझान रखना सामाजिक और व्यक्तिगत विकृति का कारण है। किसी भी राष्ट्र की सफलता और अभिवृद्धि के लिए अधिकारों एवं दायित्वों में संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान संदर्भ में यह संतुलन अधिकारों की प्राप्ति और कामना की ओर अधिक झुका हुआ है। दायित्वों के प्रति रुझान कम होने से वास्तविक रूप से हम निर्भर राष्ट्र के रूप में ही जीवन यापन कर रहे हैं। परिवर्तन मात्र इतना है कि पहले शासन व्यवस्था का चयन हम नहीं करते थे। यदि किसी प्रबुद्ध व्यक्ति से भी राष्ट्र के प्रति मौलिक दायित्वों की चर्चा की जाए तो उत्तर अधिकांशतया मौन ही मिलेगा अथवा करों की अदायगी तक सीमित रह जाएगा। ऐसे में विकसित राष्ट्र कैसे सार्थक रूप लेगा? विडंबना तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाए तो वह न्याय की गुहार कर सकता है, किंतु यदि उसने राष्ट्र के प्रति अपने मौलिक दायित्वों का वहन नहीं किया तो किसी भी न्याय व्यवस्था के तहत उसे दंड नहीं दिया जा सकता। यहाँ तक कि हाल ही लागू भारतीय न्याय संहिता में भी दायित्वों की अवहेलना को संज्ञेय अपराध नहीं माना गया है। स्टॉप।